जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। तो यूपी पुलिस 2020 महासंग्राम जीके की क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योद्धा पर। तो जीके की क्लास है ये 7। इससे पहले हम जो 6 क्लास पढ़ी हैं उनमें बहुत सारा स्टैटिक कवर कर लिया, और जो हिस्ट्री चल रही थी वो भी काफ़ी सारी हम कवर कर चुके हैं। अब सीधे आगे बढ़ते हुए आज की बात करते हैं क्लास में। तो आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं कल के होमवर्क से। कल का जो होमवर्क दिया था वो था चैनल को लेके बताया था कि चैनल होते क्या है। मतलब ऐसे समझो, दो कोई टापू हैं, तो उनके बीच में जो जलाशय है या जल का जो भंडार होता है उसे एक नाम दे देते हैं। ठीक है ना? तो उसे चैनल बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये कल उस दिन में बताया था, आज देख लो फिर से। तो यहाँ पे अंडमान है, ये निकोबार, और यहाँ पे सुमात्रा, ऐसे करके। और इधर यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ मालदीव। तो क्या था कि मैंने पूछा था कि भारत के आसपास के लगभग जो मुख्य चैनल हैं उनके बारे में बताओ। तो आपको बताना था कि ये कौन कौन से चैनल हैं। मान लो ये है अंडमान है, ये अंडमान, और ये निकोबार है। पता है ना? तो अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? इसके सुमात्रा, ये है सुमात्रा, ये इंडोनेशिया का हिस्सा है सुमात्रा। सुमात्रा और निकोबार के बीच में दूर है सुमात्रा इससे। हालांकि ये जो है टापू, ये इसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। मतलब लक्षद्वीप कई सारे टापुओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे। तो उन टापुओं में से जो सबसे बड़ा टापू है साउथ में, उसका नाम है मिनिकॉय। ऐसे अंडमान भी बहुत सारे टापुओं से मिलकर बना है, निकोबार भी। ऐसे नीचे ये जो कंट्री पड़ती है ये है मालदीव, और ये पूरा क्या है? लक्षद्वीप। अब हमें ये बताना था कि ये सारे जो हैं इनके बीच में यहाँ पे कोई चैनल है, यहाँ पे जो चैनल है, इनके नाम क्या हैं। इन सब के हमें नाम बताने हैं कि नाम कौन कौन से होंगे, क्या क्या होंगे। तो पहले समझ लो अच्छे से कि ये होते क्या हैं। ऐसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे निकोबार में ही सबसे एंड पॉइंट है इंडिया का, साउथ, मतलब दक्षिणतम दक्षिणतम बिंदु जो है इंडिया का, वो निकोबार में ही है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे सबसे जो दक्षिण में स्थित पॉइंट है या सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। किस जगह है? निकोबार में। यह पूछ लिया जाए भारत का जो मुख्य दक्षिणतम है, तो वो यहाँ पे होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। तो इस तरह से आपको पता होनी चाहिए ये सब। तो हम बात करें चैनल की। तो चैनल पे आते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये किस तरह से हम बात करें। थोड़ा सा मैथ मिटा देता हूँ और बताता हूँ। मैंने ये बता दी कि मिनी को कहाँ है, ये सारी चीजें कहाँ, क्योंकि ये सब आगे आने वाली है। जो हमारे जो कहो तो ट्रिक या कुछ भी समझ लो उसमें है। तो आपको याद क्या रखना है? देखो, याद रखना है इस तरह से। लिखते जाओ, पेन निकाल लो। और यहाँ पर निकोबार मैंने लिखा है, और तुम लोगों की समझ में भी आ गया होगा। तो थोड़ा सा फनी वे से पढ़ते हैं इसे। फनी वे में लेके तो लिखा है सुनमान मेले अंडमान निकोबार पर। आप यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इसे बड़ा फनी वे में देखते हैं। तो समझ रहे हो ना? तो अब बुला लिया हमने, बोल दिया कि आ जाओ अंडमान निकोबार पे मिलते हैं। बोल दिया ना, अंडमान निकोबार पे आओ और मिलते हैं। अब रिप्लाई क्या आता है उसका, वो देखो, वही हमारा आंसर है। वो उधर से बोला गया ग्रेट। ग्रेट ऐसे समझो, ध्यान से देखो। हमने बोला सुन मामी मेल अंडमान निकोबार पर। कितना बढ़िया लग रहा है बोलने में, है ना? अब उधर से रिप्लाई आता है कि ग्रेट, क्या बात है, ग्रेट। कितने बजे? 7, 8 बजे, 9 बजे,
या फिर 10 बजे, यही तो रिप्लाई आएगा। अब इसको क्या है, हम डिग्री मान लेते हैं, ये डिग्री पे होते हैं ना चैनल, 10 डिग्री चैनल कहाँ है ऐसे। तो ये जो पहला था सुन में, तो सु मतलब सुमात्रा और ने मतलब निकोबार, तो इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो कौन सा चैनल होगा, ग्रेट। ऐसे ही मालदीव, मामी से मालदीव और मिनिकॉय, इन दोनों के बीच में कौन सा होगा भाई, 8 डिग्री। यहां मिनिकॉय, और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, और भी बहुत हैं, और लक्षद्वीप। लेकिन हम धीरे धीरे सारी चीजों को समझेंगे। स्टैटिक चल रहा है ना, स्टैटिक का पोर्शन कवर कर रहे हैं अब। 9 बजे मतलब 9 डिग्री हो गया मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में हो गया 10 डिग्री। तो इस तरह से बड़े अच्छे से इसको समझ लेना है और याद कर लेना है कि सुन माने मेरा अंडमान निकोबार पे, सुमात्रा निकोबार ग्रेट, मालदीव निकोबार 8, मिनिकॉय लक्षद्वीप 9 और अंडमान निकोबार 10। तो इस तरह से ये हो गया हमारा जो कल का होमवर्क था वो कंप्लीट। 1 मिनट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अगला स्टैटिक देखते हैं। अगला स्टैटिक क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, तो अगला स्टैटिक क्वेश्चन है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है और ये कहां है। व्हीलर द्वीप, व्हीलर व्हीलर द्वीप, हमसे पूछा व्हीलर द्वीप। तो व्हीलर द्वीप यानी टेस्टिंग रेंज है हमारी सेनाओं के लिए, यानी कि जो भी हम नया इक्विपमेंट बनाते हैं ना, तो उन सबको टेस्ट करना पड़ेगा। मिसाइल हो, टैंक वगैरह हो, तो इन सबको टेस्ट कर, या मतलब जो टेस्ट तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें अप्रूव करेंगे। तो उन सब का टेस्ट कहाँ होता है, व्हीलर द्वीप पे होता है। अब ये जो व्हीलर द्वीप है, इसको हमारे जो मिसाइल मैन थे कलाम जी, APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने इसको क्या किया था, फाइंड आउट किया था, खोजा था। ऐसे मतलब वो जब उन्हें जरूरत पड़ी कि यही मिसाइल बनाए थे सबसे पहले भारत में, तो ये ऐसे कि टेस्ट भी तो करना था उसे, कहीं ऐसे थोड़ी ना कहीं भी कर लेंगे तो बहुत नुकसान हो जाता। उसलिए इन्होंने इस द्वीप को खोजा, तो इसका नाम इन्हीं के नाम पर अब रख दिया गया, कलाम द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो नया नाम हो गया कलाम द्वीप। अब है कहाँ ये है हमारा उड़ीसा के तट पर। उड़ीसा के तट मतलब बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ये जो है कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप, ये है किसके पास है, ये उड़ीसा में। तो ऑप्शन में बे ऑफ बंगाल आए तो बे ऑफ बंगाल टिक कर देंगे, खाड़ी मतलब खाड़ी पूछा जाएगा तो स्टेट पूछा जाए तो उड़ीसा टिक करेंगे। तो इस तरह से हमारे ये वाला क्वेश्चन हो गया, नोट कर लो। अगला पूछा जाएगा भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, यानी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, तो वो कौन सी है। तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय सबको पता होगा, ये है हमारा नालंदा। अब नालंदा विश्वविद्यालय, अब आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि नालंदा है किस स्टेट में, क्योंकि आज भी क्वेश्चन बन जाता है कि नालंदा किस स्टेट में है, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। तो नालंदा जो है ये बिहार में है, बिहार में, वेरी गुड, बिहार में हमें पता चल गया। अब बिहार की कैपिटल की बात कर लें तो बिहार की कैपिटल होती है पटना, क्या होती है, पटना। बिहार की जो राजधानी है वो क्या है, पटना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मैकमोहन जो रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है। मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा, और यहीं पे आपको बतानी है रेड क्लिफ, ये दोनों बतानी है ये किन किन देशों के बीच में है, रेड क्लिफ रेखा। करो आंसर कमेंट बॉक्स में। देखो पढ़ाई तो चल रही है, आपका काम क्या होता है कि देखो हमें सपोर्ट चाहिए, हम रोजाना बोल रहे हैं,
तो आपको जो भी डाउट है, क्लास कैसी लग रही है, वो सब अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करो। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट में कमेंट बॉक्स में गए, वहां टाइप कर दिया जो भी आपको लगता है कि हाँ क्लास ऐसी चल रही है, या क्या और आपको सुधार की जरूरत है, हम और क्या आपके लिए कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप कहाँ हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बता दिया करो। तो बच्चों आ जाओ, आप बात करें मैकमोहन। मैकमोहन लाइन जो है ये है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच में है। चलो ये बात आ गई। अब यहीं पे बात करूं मैं LAC। अगर आपसे पूछ लिया जाए LAC कहां है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये क्वेश्चन आप ऐसे समझोगे। पहले रेड क्लिफ समझो। रेड क्लिफ क्या है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। अब लेकिन हम इस रेड क्लिफ लाइन में और LOC में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं थोड़ा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल हो गई ना ये, तो कंट्रोल। देखो जैसे भारत आजाद होता है तो रेड क्लिफ जी जो हैं ये आते हैं। अब ये क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं भारत का, जिस एरिया में बंटवारा होना था। तो वहां क्या करेंगे, ये जो है हमारे रेड क्लिफ सर, ये रेड क्लिफ भाई साहब जो हैं, ये भारत की डिवाइड करते जाएंगे, मतलब एक लाइन खींच देंगे भारत के जो भौगोलिक भाग के, इधर इधर पाकिस्तान, इधर इधर इंडिया। अब जो रेड क्लिफ लाइन है उसको क्या है, ये पाकिस्तान वाले मानते नहीं। क्यों नहीं मानते, भारत आजाद हो गया, सारी चीजें हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, भारत पे अटैक करते हैं 1947 में ये पाकिस्तानी। जब अटैक कर दिया तो ये बहुत अंदर तक कश्मीर में आ गए थे। मैंने पहले बताया था, देखो कश्मीर का जो मैप है वो बड़ा समझो, दिया क्या है और हकीकत क्या है, उस चीज को थोड़ा सा समझ लो कश्मीर के बारे में। ऐसे मान लो ये हमारा कश्मीर है ना, तो जम्मू कश्मीर जिसे हम बोलते हैं, तो ऐसे समझोगे आप, ये मान लो जम्मू कश्मीर है हमारा। तो इस जम्मू कश्मीर में जब ये डिवाइड हुआ था इंडिया, तो ऐसे करके ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये क्या थी, इसी का नाम था रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। तो ये पूरे ऐसे करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन थी उसका नाम था रेड क्लिफ। लेकिन क्या होता है कि ये अटैक करते हैं इंडिया पे, मतलब कश्मीर पे करते हैं, क्योंकि कश्मीर उस समय तक भारत में विलय नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, कश्मीर में अटैक कर देते हैं, और जो यहाँ के महाराजा हैं हरि सिंह, वो क्या करते हैं, भारत से मदद मांगते, भारत की फोर्स से जाते हैं, लड़ाई होती है। तो ये जो कश्मीर है ये इस तरह से आप देखोगे तो यहां कुछ इस तरह से ऐसे हो गया, और ये वाला जो हिस्सा है अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसे। तो ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं हम अक्साई चीन, अक्साई चीन, अक्साई चीन, और इसे बोलते हैं हम POK। तो LOC और LAC रेड क्लिफ में, अब अंतर आप समझोगे बड़े अच्छे से। तो LOC जो हम बोलते हैं वो है ये वाली हमारी रेखा, जब कारगिल वार हुई थी ना, तो कारगिल यहाँ है, यहाँ ये कारगिल है, ये बहुत ऊंची ऊंची चोटियां, यहाँ हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन, सियाचिन, सियाचिन। देखो मैं डिफेंस में चला गया तो थोड़ा सा डिफेंस में, सियाचिन में हमारा ऑपरेशन मेघदूत चल रहा है, जो कई साल, लगभग बहुत साल हो गए, जो यहाँ पे जो हमारी फोर्स है उनके लिए राशन जो भी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराते हैं ऑपरेशन मेघदूत के तहत। तो यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर वगैरह से ही जाया जा सकता है। तो सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वो कौन सा है, तो सियाचिन है, सियाचिन यहाँ, ठीक है, ये बात है। तो ये वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि जैसे ही दोनों में युद्ध हो रहा है तो UN में मामला चला जाता है, नेहरू जी UN में ले जाते हैं, तो क्या होता है कि वहां से निर्णय आता है कि जो जहां है वहीं रुक जाओ, अपनी अपनी टेरिटरी बना लो। लेकिन हम भारत, POK है तो हमारे ही ना, भारत का ही। तो ये LOC जो है ये वाली लाइन है, और ये है रेड क्लिफ। हम मानते हैं रेड क्लिफ को, पाकिस्तानी सेना करता बोलता है कि नहीं यही है। ऐसे ही LAC जो है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या होता है, जब भारत और चाइना का युद्ध होता है तो ऐसा नहीं था कि भारत पे ही चाइना घुसा था।
तो जो अरुणाचल वाला हिस्सा है ना, अरुणाचल की तरफ, वहां क्या होता, भारतीय फोर्सें चीन के अंदर चली गई थी। और यहाँ क्या होता कि ये जो थे, लेकिन भारत इतना अंदर नहीं जा पाया था कि इन्हें कुछ होता। ज्यादातर हुआ क्या है कि चीन ही हमारी बहुत सारी टेरिटरी में अंदर आ गया था, क्योंकि भारत उस समय इतना सशक्त नहीं था, कई सारे युद्ध एक साथ लड़ने पड़े। तो समझ रहे हो, नया नया देश, ना ही कुछ इक्विपमेंट ना कुछ। तो एलएसी ये क्या है, ये हिस्सा जो है चीन ने घेर लिया, बोला क्या ये हमारा है, और आज तक चीन ही का ही इस पर कब्जा है। तो एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल इसे बोलते हैं। रेड क्लिफ ये है, और भारत और चीन के बीच की ये वाली जो पूरी लाइन है, अरुणाचल, सिक्किम वगैरह, वो सारी बोली जाती है मैकमोहन लाइन। तो मेरे हिसाब से मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, एलओसी और एलएसी, ये सारी चीजें आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आज चलो डिफेंस में ये चले गए यार, डिफेंस में देख लेते हैं, चलो जो पॉइंट बन सकते हैं जहां से क्वेश्चन के, है ना। देखो पेपर सोल्व करना अपनी अलग चीज है, हमें कुछ ऐसी चीजें भी बेसिक पता होनी चाहिए जो हमारे दिमाग में गलत चीजें, गलत फहमी पैदा रहती है ना, तो वो सारी चीजें भी हमें क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि हम शिक्षित हैं, तो हमें शिक्षा का यही है कि हम गलत चीजों जो हमें पता है उनको सही कर लें। तो चलो अगले बात करूं मैं, पैरामिलिट्री में चलते हैं। पैरा मिलिट्री मतलब आपके जो अर्धसैनिक बल हैं, मैंने पहले भी शायद पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो एक बार और बता दे रहा हूं। जो पैरामिलिट्री की बात करूं मैं, तो जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, समझ गए, उनकी एक बार फिर से बात कर रहा हूं, और मैं इनमें थोड़ा सा अंतर बताऊंगा। पैरामिलिट्री और सेना, दो वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सेना। तो सेना जो होती है वो तीन होती है, जल सेना, वायुसेना और नभसेना, या मतलब थल सेना। थल सेना, तो ये आपकी तीन सेनाएं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। अब बोलोगे सर ये तो हमारे उसमें है ही नहीं, देखोगे ना जब तुम जीके का सिलेबस उठाओगे तो उसमें देखोगे कि पूछा गया कि भारत की प्रतिरक्षा से क्वेश्चन, यानी आपके सिलेबस में, तो हम भारत की प्रतिरक्षा ही तो पढ़ रहे हैं, भारत की रक्षा व्यवस्था क्या है, और वैसे भी हम पता। पैरामिलिट्री की बात करूं तो ये होती है आपकी आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ, असम राइफल्स, और ये हैं, और भी कई सारी हैं जो इसमें आती हैं एसएसबी में। तो अंतर क्या है दोनों में, इनकी जो है पैरामिलिट्री अर्धसैनिक बल जो हैं, इनका जो काम है वो है देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखना, साथ ही जो हमारी सेनाएं हैं उनको क्या करना, बैक सपोर्ट देना। समझ रहे, जो हमारी सेना है आर्मी, उसको बैक सपोर्ट देने का। तो ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो हम बात करें थल सेना की, तो आपको पता है कि जो राजस्थान गुजरात का जो बॉर्डर है, वो पंजाब वाला, उस पर ड्यूटी होती है बीएसएफ की। तो ये जो बीएसएफ है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, हमारी फ्रंट लाइन फोर्स है। लेकिन अगर हम बात करें एक्चुअल सेनाओं की, लेकिन जो यहाँ का जो हेडक्वार्टर बीएसएफ का, देखो इन सारी फोर्सेज के हेडक्वार्टर मैंने पहले ही बताए थे, ये है सब दिल्ली में, केवल एक नहीं है दिल्ली में, वो है हमारा असम राइफल। असम राइफल कहाँ है हमारा, शिलांग में, शिलांग मेघालय में। इतनी बात आ गई समझ में आपको। तो यहां जो जर्नल होता है पैरामिलिट्री में, वो होता है डीजीपी, मतलब डीजीपी होता है। हाँ, ये होता है एक आईपीएस अधिकारी, एक आईपीएस अधिकारी, इंडियन पुलिस सर्विस का अधिकारी होता है, जो इनको हेड करता है, और ये चेंज होते रहते हैं। और ये जो आती हैं, ये आती हैं हमारी सारी पैरामिलिट्री गृह मंत्रालय के अंदर, मंत्रालय, और इनके सबके अलग अलग काम है। जैसे देखो सीआरपीएफ का जितने भी दंगा हो गया कहीं, वहां कोई आतंकवादी घटना घटित हो जाती है, तो वहां सीआरपीएफ है। तो इन जगह सीआरपीएफ का, यानी सबसे अगर कठिन काम जो देश में है, सबसे ज्यादा कोई कर रही है, तो वो सीआरपीएफ। सीआईएसएफ जो भी हमारे औद्योगिक बल है,
जो भी औद्योगिक इकाइयां होती हैं, हमारा एयरपोर्ट हुआ, रिफाइनरीज वगैरह, परमाणु केंद्र, उन सब की सुरक्षा ये करेगी। आईटीबीपी इंडियन जो चाइना बॉर्डर है उसकी देखभाल करेगी। एसएसबी हमारी इंडिया नेपाल भूटान बॉर्डर इनकी करेगी। असम राइफल भी हमारी जो बांग्लादेश वाला बॉर्डर है उस साइड की कर रही है। SBSF भी कही जाए तो अंतर समझ में आया। ये आती है सारी गृह मंत्रालय में, हेडक्वार्टर दिल्ली में, शिलोंग मेघालय, और आईपीएस जो होता है इनका जो हेड बनता है। अब बात करें हम थल सेनाओं की, तो इनका जो हेड होता है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या होते हैं, एयरफोर्स, जल सेना, वायुसेना, थल सेना, इन तीनों के हेड होते हैं। कमांडिंग ऑफिसर कौन है इन तीनों का, वो होता है हमारा राष्ट्रपति। अब जो वायुसेना का अलग से एक वायुसेनाध्यक्ष होगा, जल सेना का जल सेनाध्यक्ष होगा, थल सेना का थल सेनाध्यक्ष। जो सेनाएं बोली जाएंगी वो ये तीनों हैं। इसके अलावा कोस्ट गार्ड भी है, तो कोस्ट गार्ड का अलग है मंत्रालय मतलब। तो ये आपकी बात समझ में आई नहीं आई, तो ये तीनों सेनाएं होगी। अभी क्या हुआ है, आपका क्वेश्चन इतनी बात समझेंगे, थल सेना का जो कमांडिंग ऑफिसर पूछा जाएगा तो ये इसका होता है जनरल या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नवल स्टाफ, ठीक है। मतलब इसका होता है जो वायुसेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष और जल सेनाध्यक्ष। अभी एक नया पद गठित हुआ है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, सीडीएस का। सीडीएस में क्या होता है, सीडीएस जो है इन तीनों जो सेनाएं हैं इन तीनों को एक बेंच पे लेके आता है, यानी कि इन तीनों जो सेनाएं हैं वो तीनों सीडीएस के अंडर काम करती है। सीडीएस एक ऐसा विभाग बनाया गया है, ये एक ऐसा पद सृजित किया गया है। अब क्या करें, पहले क्या था कि आर्मी को कोई ऑपरेशन करना तो आर्मी अपना अलग ऑपरेशन करी। अब क्या होगा कि ये तीनों सेनाएं यहां होंगी और तीनों अपनी अपनी रिपोर्ट देंगी, फिर सब एक साथ बैठेंगे और सीडीएस उस पर निर्णय लेगा कि कहाँ क्या करना। उसकी रिपोर्ट आने से और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उन सब तक जाएगी, उसके बाद कोई ऑपरेशन होगा। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के जो पहले सीडीएस हैं वो कौन है, तो वो हैं जनरल विपिन रावत। जनरल विपिन रावत ये आर्मी चीफ थे, उसके बाद क्या हुआ, ये सीधे सीडीएस बना दिए गए। तो ये जो डिफेंस का मुझे लगता है बहुत सारा था, तो मैं बता दूं। अगर इन तीनों सेनाओं के हेडक्वार्टर की बात करूं है, हेडक्वार्टर की, तो ये भी कहाँ है, दिल्ली में है। सारे कहाँ हैं, दिल्ली में है। तो देखो जितना डिफेंस में मुझे लगता है इससे ज्यादा बाहर क्या पूछेगा, ज्यादा ज्यादा इनका अध्यक्ष वगैरह पूछ लेगा, वो अपडेटेड होते रहते हैं। देखो अभी से रटना कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम टाइम आएगा जो अपडेटेड चीजें होंगी ना कि इस विभाग का अध्यक्ष कौन है, उस विभाग का अध्यक्ष कौन है, वो सारी बता देंगे। तो चलो डीआरडीओ में आ जाते हैं। डीआरडीओ और बार्क की बात करते हैं थोड़ी सी। डीआरडीओ और बार्क, डीआरडीओ और बार्क। पहले डीआरडीओ की बात करूं तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जितना भी हमारा डिफेंस का इक्विपमेंट होता है उसके ऊपर शोध करती रहती है, नई नई चीजों पे काम करती है। वो कौन करती है, हमारी ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है डीआरडीओ हमारा काम करता है। तो मिसाइल्स वगैरह सारी डीआरडीओ बनाएगा, है ना। अब इसका जो हेडक्वार्टर है डीआरडीओ का वो कहाँ है, वो भी हमारा दिल्ली में है। सही है, दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर होता है। अब बात करूं बार्क की, तो बार्क होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो इसका जो है बात करें जो हेडक्वार्टर है, तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा ट्रॉम्बे में। देखो ऐसे समझे, ये हो गए भाई दिल्ली में डीआरडीओ। टाइम पता नहीं कितना हुआ, और इसका हो गया ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे मुंबई में, ट्रॉम्बे ये कहाँ होता है, मुंबई। तो मुझे नहीं लगता कि आज की जो स्टैटिक है एकदम फर्स्ट क्लास धांसू वाली पढ़ाई मैंने बहुत अच्छे समझ में भी आई होगी।
तो आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ। तब तक के लिए जय हिंद।